हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज का हम लोग दूसरा क्लास लेकर के आए। इससे पहले इसका फर्स्ट क्लास हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का आप लोग को इस तरह का जो है सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, अपने तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है ना। तो आप लोग जो है आज ही से शुरू कीजिए इन 5 सेट को, यानी इसमें इस सीरीज में हम लोग जो है 5 सेट कवर करेंगे। इन 5 सीरीज सेट से ही जो आपके एग्जाम में आपको 100 का 100 क्वेश्चन बच्चों यहां से देखने को मिलेंगे, चाहे सब्जेक्टिव में हो चाहे ऑब्जेक्टिव में हो। तो इसलिए इस क्लास को आपको हर हाल में आपको एंड तक देखना चाहिए। एंड आपको साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है बच्चों, हर जगह आप लोग शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि यहाँ सबसे पहले इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका क्या यानी सब्जेक्टिव को, तो पहले 5 जो है ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, उसके बाद एक सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको बच्चों दिख रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपका क्या कहा जाता है कि खरीफ की जो फसल किस ऋतु क्या है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है बच्चों। पहला आपको अक्टूबर से मार्च तक दिया हुआ है, अप्रैल से जून तक दिया हुआ है, सितंबर से जनवरी तक, जून से सितंबर तक होगा बच्चों। देखिए खरीफ की फसलों की जो मानसून का सीजन में यानी जून से जुलाई के बीच ये की जाती है। कब से की जाती है? जून से जुलाई के बीच की जाती है इसका, और इसको काटा जाता है सितंबर तक, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी जून में जो है बोया जाता है ना, जून जुलाई में बोए जाते हैं, और ये जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है इसको जो है काटी जाती है, ठीक है। याद रहेगा, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इसको जो है क्या करा जाता है? काटा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आपका फसल आएगा? जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका धान होगा बच्चों, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। धान हो जाएगा इसके अंदर, उसके बाद मक्का आ जाएगा इसके अंदर, मक्का, है ना। बाजरा आ जाएंगे, एकदम नोट कर लीजिएगा, बाजरा हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मक्का बाजरा हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ये सब जो आपका यानी खरीफ फसल का उदाहरण है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों। रबी की फसल जो पैदा होती है बच्चों कब होती है? देखिए रबी की फसल शीत ऋतु में होती है, या आगे देखिएगा वर्षा ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, या सभी ऋतु में होती है। तो बच्चों बताइएगा हाँ बताइए, रबी की फसल पैदा जो होती है कब होती है? चलिए तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि रबी की फसल जो ये अक्टूबर नवंबर महीनों में जो है बोई जाती है। क्या होता है? इसको ठंड में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, और ये इसको जो है शीत ऋतु में काटा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। या बुआई के समय तापमान इसको जो कम चाहिए था, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो इसमें आपका आलू आ जाएगा, ठीक है। आलू आ जाएंगे, है ना। रबी फसल के अंतर्गत आलू आ जाएंगे, गेहूं आ जाएंगे, है ना, गेहूं आ जाएंगे। उसके बाद आपका यानी चना आ जाएगा, मसूर आ जाएंगे। ये सब आपका जो है रबी फसल है, ठीक है बच्चों। तो रबी फसल के बारे में आपको पता है ये शीत ऋतु में पैदा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखिए गेहूं उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे जो है भारत का कौन सा राज्य आता है? ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए हम लोग जानते हैं भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश आता है बच्चों। इसका आंसर आपको होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं चावल उत्पादन की अगर बात किया जाए बच्चों, तो चावल के लिए कौन आता है बच्चों? पश्चिम बंगाल जो आते हैं। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। निम्न में से जो कौन सबसे महत्वपूर्ण जो है जूट उत्पादक क्षेत्र बच्चों? तो जूट उत्पादक क्षेत्र कृष्ण डेल्टा हो जाएगा, गंगा डेल्टा हो जाएंगे, नर्मदा डेल्टा, या आपका यानी कावेरी डेल्टा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ये जो आपका यानी गंगा डेल्टा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चों को जिस बच्चों को आप लोगों को पता है तो ये चीज आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि सबसे जूट उत्पादक जो क्षेत्र है बच्चों वो गंगा डेल्टा है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? यानी चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। यहाँ देख पा रहे आप इसको, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है बच्चों? तो बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना की बात हो रही है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ये जो आता है नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? कौन सा नदी पे? ये नर्मदा नदी, बिल्कुल बच्चों परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर आप लोग जो है अच्छे से एकदम नोट करते चलिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बच्चों? तो ये जो है नर्मदा नदी पर है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे हम लोग देखेंगे स्मोक क्या है। अब देखिए ये आपका यानी फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही विव्यय है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्मोक ये आपका सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये पूछे भी गए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए स्मोक क्या होता है कि वायुमंडल में जो धुआं और कुहासा से मिलने वाला
धुआंसा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्मोक कहते हैं। जैसे कि कोई भी मतलब क्या होता है कि चाहे धुआं से या कुहासा से जो मतलब आप देखिएगा वातावरण में क्या होता है, नहीं वायुमंडल में धुआं या कुहासा के जैसा निर्माण होता है, उसको जो क्या कहेंगे बच्चों, स्मोक कहते हैं। जैसे कि जाड़े के दिनों में आप देखे होंगे तो वायुमंडल की निचली तल में जो कुहासा छाया रहता है, क्या होता है, वायुमंडल के निचली तल में जो कुहासा छाया रहता है और ऊर्जा की स्रोत के रूप में जो है विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण में जो है विषाक्त धुएं वाली गैसों से उत्सर्जन परिणाम स्वरूप स्मोक का निर्माण होता है। बच्चों ये स्मोक का निर्माण कैसे होता है कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कल कारखाना फैक्ट्री में जो है मतलब बड़े बड़े मतलब क्या मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जिससे निकलने वाली धुआं वगैरह हो गया है ना, का परिवहन से निकलने वाली धुआं वगैरह हो गया, तो ये सब जाकर के क्या करता है, एक निचली परत बनता है, आप देखिएगा वायुमंडल की निचली परत या कुहासा से भी बनता है। तो यही जो क्या है बच्चों स्मोक कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, स्मोक कहा जाता है। या सिंपल आप देखिए नो स्मोकिंग, आप लोग इंग्लिश में तो स्मोकिंग हम लोग जानते हैं, ये तो आपको पता होगा स्मोक। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो धुआं वगैरह जो भी होता है जो वातावरण में जाकर के मतलब क्या ऊपर मतलब दूषित करता है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, स्मोक कहा जाता है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी नगर है बच्चों? तो देखिए नागपुर, कानपुर या आपका यानी गोरखपुर या आपका यानी रायपुर। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, राजधानी नगर की बात हो रही बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि राजधानी नगर जो है नागपुर क्या राजधानी नगर है? बिल्कुल नहीं, कानपुर भी नहीं है। हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा, रायपुर। तो राजस्थान का आपको जो है राजधानी कहाँ है, रायपुर है। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग रायपुर बता रहे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? देखिए 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन दोनों में से आपको परफेक्ट आंसर देना चाहिए। तो बिल्कुल ये तो बहुत आसान लड्डू वाला प्रश्न पूछा है जो अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये राजधानी नगर आपको पता है कि पटना, हम लोग जानते हैं अपना बिहार का राजधानी जो बच्चों का है पटना ही है। तो इसका आंसर आप लोग का पटना हो जाएंगे। जमशेदपुर नहीं होगा, मथुरा भी नहीं होगा, मैसूर भी नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जो कौन प्राचीन नगर बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको प्राचीन नगर की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। भोपाल क्या प्राचीन नगर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, पटना या आपका जमशेदपुर। तो प्राचीन नगर जो आप लोगों को पता है पटना जो अपना प्राचीन नगर है बच्चों, इसका इससे पहले इसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, है ना, आजिमाबाद नाम था पटना का ही, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, मेगानगर की जनसंख्या जो होती है बच्चों कितना होती है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। मेगानगर की जनसंख्या कितना होती है? चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं मेगानगर की जनसंख्या 10 मिलियन से जो या उससे ज्यादा होती है ना, 10 मिलियन से उससे ज्यादा होती है, यानी 50 लाख से जो है अधिक होगा, है ना। ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ या उससे अधिक या 50 लाख मिनिमम, है ना, उससे अधिक। तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेगानगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। चलो नोट करते चलिएगा। आगे देखेंगे हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है? देखिए हम लोग जानते हैं मेगानगर के बारे में, आपको पता है सबसे ज्यादा मेगानगर कौन सा मेगानगर में जनसंख्या बच्चों, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो ये बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे पाएंगे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। हम लोग जानते हैं कि मुंबई एक क्या है, बहुत बड़ा जो है मेगानगर है, क्योंकि यहाँ जो है बच्चों क्या है, बहुत ज्यादा जो है मतलब क्या पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ है क्योंकि यहाँ जो बच्चों क्या मुंबई जो है क्या है बच्चों, पहले तो फिल्मी इंडस्ट्रीज को लेकर जाना जाता है, उसका दूसरा क्या होगा कि वित्तीय राजधानी भी है ना, टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ये, और वहाँ पता है शेयर मार्केट भी आपको, ये इससे भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो बच्चों क्या है नहीं जनसंख्या आते हैं, इसलिए मेगानगर सबसे बड़ा मेगानगर आपका जो होगा मुंबई होगा। पहले कोलकाता था लेकिन अब मुंबई हो गया, एक इसका आंसर आप लोग का मुंबई हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, आप चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। चलिए एकदम चीजों को समझते हुए चलना है, हर क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे बच्चों। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिएगा यहाँ आपको क्या कहा जाता है बच्चों, क्वेश्चन जो कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि परिस्थिति क्या हो जाएगा, यानी परिस्थिति की असंतुलन को जो है प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख करें, है ना। ये परिस्थिति की है जो असंतुलन का को प्रभावित जो करता है, इसका 2 कारण की बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो 2 कारण कौन कौन सा है कि पृथ्वी एक विशाल परिस्थिति तंत्र है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है जैविक तथा अजैविक घटक समान रूप से एक दूसरे से जो है अंत क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे से जो है बच्चों जैविक और अजैविक जो है घटक जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसके कारण इस जो है परिस्थिति तंत्र में संरचनात्मक क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, संरचनात्मक रूप से भी जो है परिवर्तन होता है और क्रियात्मक रूप से भी जो है परिवर्तन होता है। मानवीय अगर क्रियाकलापों एवं उद्योगों को जो है अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा पर्यावरण
को प्रदूषित कर देते हैं तथा परिस्थितिकीय असंतुलन पैदा कर देते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य रूप से जल प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इस जो है बच्चों क्या यानी इस प्रकार जो है परिस्थितिकीय असंतुलन को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक है। ठीक है बच्चों, ये परिस्थिति की जो है ये क्या करते हैं, अगर वायुमंडल को क्या करते हैं बच्चों, ये दूषित करते हैं और इसी को जो है असंतुलन को प्रभावित करता है। हाँ, और जो ये दिखेगा इसमें मुख्य कारक है, इसमें वृक्ष की कटाई तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, क्या हो रही है वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, किसके वजह से आपको पता होगा, पेड़ अंधाधुंध जो है काटे जाते हैं, है ना, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हाँ, उसके बाद क्या है, कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो है कमी हो रही है, वर्षा की मात्रा जो है कम हो रही है ना, जा रही है, तथा वातावरण में धूलकण एवं अन्य प्रदूषक बढ़ रही है ना, वातावरण में भी जो है धूलकण बढ़ रही है, प्रदूषक बढ़ रही है, जनसंख्या जो है की वृद्धि, घरेलू अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है, अधिक अनाज उत्पादन के जो है लिए खेतों में रासायनिक खाद भूमि प्रदूषण फैला रहे हैं, है ना, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है अधिक उपज के लिए जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके जो है उसमें उपज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तथा आदिवास और अन्य भौतिक संरचना का विस्तार के कारण जो है वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और ये सभी जो है बच्चों परिस्थिति की असंतुलन पैदा करते हैं। ये जो है जितनी सारी ये जो है स्थिति पैदा हो रही है इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, परिस्थिति की असंतुलन कहा जाता है, जो आप इस चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए परिस्थिति की असंतुलन क्या है कि वातावरण जो है क्या मतलब वातावरण ठीक है, मान लें अभी सही है, पहले जिस तरह था जब टेक्नोलॉजी वगैरह का ये सब का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस टाइम जो है बिल्कुल वातावरण जो है मतलब बिल्कुल सुरक्षित मतलब क्या था यानी साफ था, है ना, स्वच्छ था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके माध्यम से हम लोग गाड़ी हो गया, बड़े बड़े कारखाना फैक्ट्री में हम लोग जो है बड़े बड़े किसका इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, उससे निकलने वाले धुआं वगैरह जो भी होते हैं वो सब जो है क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो ये इसी को बच्चों क्या कहते हैं, परिस्थितिकीय असंतुलन कहते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा आपका यानी उद्योग में या अपशिष्ट जो उससे पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा खास करके बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह उद्योग वगैरह देखेंगे आप, नदियों के किनारे बसाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी उससे अपशिष्ट पदार्थ जो भी निकलते हैं वो सब मल मूत्र जो है किसमें मिलते जा करके वो सब जो है नदी में मिलते हैं और उससे जो है दूषित करता है, तो जल को दूषित करता है। ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब उससे जैसे कि परिवहन से निकलने वाली धुआं, है ना, उद्योग से निकलने वाली धुआं, वो सब किसको यानी वातावरण वायुमंडल को जो है क्या करते हैं, दूषित करते हैं, यानी वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये इस तरह के जो बच्चों यानी क्या करते हैं, इसी को जो क्या कहते हैं असंतुलन, मतलब असंतुलन, इसको क्या कहते हैं, असंतुलन जो है परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों आ गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहा है, इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया था? तो देखिए सबसे बाद में बसाया गया था जो दो कौन थे, यानी चंडीगढ़ को जो है बाद में बसाया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये भी प्राचीन ही है, कैनबरा, जोहान्सबर्ग, तो ये सब हो जाएगा, लेकिन ये चंडीगढ़ जो है बाद में बसाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास है बच्चों? विरल, अर्धविरल या आपका सघन? तो देखिए हम लोग जानते हैं, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास जो बच्चों ये क्या है, तो वो आपका जो जाएगा सघन जो होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सघन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से जो है किस पर्यावरण में जो है परिक्षेपित ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा जो है नहीं की जा सकती है बच्चों? तो गंगा के जलोढ़ मैदान में जो बच्चों नहीं की जा सकती है, और इसका आंसर आपका गंगा के जलोढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जो आपके समक्ष में आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि किस पर्वत पर जो है ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो देखिए ऊटी पर्यटक केंद्र की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये नीलगिरी में होगा। कहाँ पे है ये? नीलगिरी, याद रखिएगा नीलगिरी, है ना। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आप लोग को बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में नगरीय आबादी जो बच्चों को कितनी है भारत में? तो हम लोग जानते हैं भारत में नगरीय आबादी जो 31% है। कितना परसेंट है? 31% है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन है? देखिए भारत में जो परिवहन के मुख्य साधन की अगर बात किया जाए बच्चों, तो देखिए हम लोग जानते हैं परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के। कौन कौन सा? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और एक होता है क्या, पाइपलाइन परिवहन। ये 4 प्रकार के परिवहन होते हैं। अब भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन सा है? देखिए भारत में परिवहन के मुख्य साधन जो होगा आपका यानी स्थल, जल, वायु और ये तीनों है। ठीक है, स्थल परिवहन के अंतर्गत जैसे कि सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। जल परिवहन के अंतर्गत आपका जो है अंत्य
अंत स्थलीय और सागरीय व महासागरीय मार्ग तथा वायु परिवहन के अंतर्गत जो आपका यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्ग वायु परिवहन में आते हैं। तो बच्चों ये तो भारत के प्रमुख परिवहन क्या क्या है, एक स्थल, जल और एक वायु, है ना। तो स्थलों के बारे में भी आपको पता होगा, स्थल में क्या क्या आ जाएगा आपका, रेलवे आ जाएगा, पाइपलाइन आ जाएगा, है ना। जल परिवहन के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, यानी अंतर्देशीय हो जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे, सागरीय हो जाएगा, एक महासागरीय हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे, तो आपको यहाँ अगर वायु परिवहन के बारे में बात बताई होगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय, तो ये सब इस तरह जो है भारत में परिवहन के मुख्य साधन है। परिवहन का मतलब आप लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है परिवहन क्या होता है। देखिए परिवहन का मतलब क्या होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जो है किसी चीजों को भेजते हैं, इसी को जो है क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे कि परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग सामान को जो है लेके जाते हैं ढो करके। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग गाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, चाहे वस्तु को लेके जाते हैं या खुद जाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, परिवहन कहते हैं, ठीक है। उसका देखेंगे हम लोग क्या है, हाँ सड़क परिवहन के सर्व प्रमुख जो है, जिसमें प्रतिवर्ष जो है 85% यात्री जो है 70% भार यातायात का जो है परिवहन किया जाता है बच्चों। जल परिवहन ईंधन दक्ष तथा परिस्थिति के अनुकूल, है ना, तथा यह रास्ता साधन भारी तथा क्या होता है स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए सबसे महंगा परिवहन की अगर बात किया जाए बच्चों तो वो है वायु परिवहन, ये तो आप लोगों को पता है। और सबसे सस्ता जो परिवहन है बच्चों वो जल परिवहन है, ठीक है। और स्थल के अंदर सबसे सस्ता परिवहन हो जाएगा आपका रेल परिवहन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग को जो इस तरह भी याद करना है। महासागरीय मार्ग विदेशी व्यापार के लिए जो है सर्वप्रमुख होता है। महासागरीय मार्ग जो होते हैं वो विदेशी के लिए जो है विदेशी के साथ जो व्यापार करने के लिए होता है। उसके भारत में भार के अनुसार जो है 95% और मूल्य के अनुसार जो है 70% विदेशी व्यापार जो है इस मार्ग से होता है बच्चों। तो ये था आप लोग का भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन सा है, ये चीज मैंने आपको बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा रांची किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं तो रांची झारखंड का राजधानी है, तो ये पता ही होगा आप लोग को। छत्तीसगढ़ तो होगा ही नहीं, तो ये झारखंड जो बच्चों इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से जो है किस प्रतिरूप की बस्ती जो है नदी के किनारे महत्वपूर्ण है बच्चों। तो नदी के किनारे जो किस तरह के जो बस्ती यानी होता है बसा होता है, तो बच्चों ये रेखीय हो जाएंगे, इनको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा तेलंगाना राज्य की राजधानी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं तेलंगाना का राजधानी भी आपका क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएंगे। एंड आंध्र प्रदेश का भी राजधानी हैदराबाद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए कौन राज्य जो चीन के सीमा पर स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं असम, बिल्कुल नहीं, चीन के सीमा पर नहीं है, एपी है, यानी एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश, हम लोग जानते हैं कि वो चीन के सीमा पर स्थित है। और इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मणिकरण है जो है कहाँ पे है, मणिकरण के बारे में बताना आपको। मणिकरण जो है बच्चों कहाँ, पंजाब में, बिहार में नहीं, हिमाचल प्रदेश में बच्चों। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही वीवीआई है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र के नाम बताना है। देखिए भारत में जो 4 जो है सूती वस्त्र उद्योग है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला एक जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, एक तमिलनाडु, एक कर्नाटक में। तो देखिए महाराष्ट्र में जो है यहाँ 125 मिल है, जो मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी भी कही जाती है, आपको पता ही होगा, इसी की वजह से, ठीक है। इसी की वजह से नहीं, वहाँ जो है सबसे ज्यादा जो है वस्त्र जो है सूती वस्त्र ही जो है वहाँ मतलब बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा बच्चों, आप आगे आप देखिए गुजरात में आप बात करें, गुजरात अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। उसका तमिलनाडु जो कोयम्बटूर में, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक हुबली, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बताना चाहिए। भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग है ना, जो उत्पादन करता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन था, और अच्छे से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए बच्चों, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से संबंधित की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल से संबंधित है ना। प्रौद्योगिकी ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बच्चों, ये टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का भी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, आपका संभवत हो जाएंगे। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं रेडजेल जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के जो है क्या है बच्चों, लेखक है। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका मानव बुद्धि। मानव बुद्धि जो बच्चों क्या करते हैं, यानी लोगों के पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है बच्चों। आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक उत्तरदायी बच्चों किन के लिए है। तो देखिए ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक उत्तरदायी है बच्चों, वो किसके लिए, प्रवास के लिए ही होता है। किसके लिए होता है, प्रवास के लिए होता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है बच्चों, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से बताना चाहिए, और आप सबका आंसर भी जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो इसका आंसर आपका जो है प्रकृति वनस्पति हो जाएंगे, ये आपका यानी जलवायु हो जाएंगे। तो जलवायु सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा मुक्त आकाश नीति क्या है। अब बात करते हैं हम लोग मुक्त आकाश नीति के बारे में बात करेंगे।
जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए इस नीति को जो है क्या कहा जाता है, इस नीति के तहत विदेशी विमान कंपनी को जो सर्दी के मौसम में जो है अतिरिक्त उड़ाने या मतलब क्या अधिक जो है क्षमता वाले विमानों का जो है परिचालन की अनुमति जो है दी जाती है। तो ये जो है मुक्त आकाश मतलब समझ रहे हैं, जब ठंडी के मौसम में क्या करते हैं विदेशी कंपनी के जो सर्दी के मौसम में क्या करते हैं बच्चों, अतिरिक्त उड़ान देते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक जो है क्षमता वाले जो है विमान को जो है आने जाने के लिए जो है अनुमति कर देता है इसको, है ना, ताकि जो है यात्रियों को जो है मांग को पूरा किया जा सके। और यह अंतर्राष्ट्रीय जो है नीतिगत अवधारणा जो अंतर्राष्ट्रीय विमान उद्योग से मतलब जुड़े कानूनों में जो है ढील देती है। तो बच्चों ये था आपका यानी मुक्त आकाश नीति, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के किस महाद्वीप में जो है 90% से अधिक आबादी नगरीय है बच्चों। तो बताइएगा विश्व के किस महाद्वीप में जो है 90% से अधिक जो है आबादी जो है नगरीय है। तो बच्चों 90% से अधिक जो है ये कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में बच्चों। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं अभी 1 नंबर पे अपना भारत आ गया, पहले क्या थे बच्चों, चीन थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट करना है। आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं 11 जुलाई को जो बच्चों क्या मनाए जाते हैं, ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं 11 जुलाई को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से जो है किस देश में जो है न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। तो सबसे कम जो है जन्म दर जो है कौन सा देश में पाया जाता है बच्चों, तो वो था यानी जर्मनी में कम पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे डॉक्टर महबूब हक मूल निवासी जो थे कहाँ के थे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग जानते हैं ये जो के रहने वाले थे पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के उल्लेख कीजिए। भारत में 4 जो यानी तांबा उत्पादक केंद्र है, वो पहला आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये 4 है। भारत में तांबा जो धारबार करम की चट्टानों में जो प्रमुख रूप से मिलता है, यह यहाँ मुख्य रूप से जो है तांबा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तांबा की बात हो रही है। तांबा का मुख्य अयस्क जो है क्या हो जाएगा, यानी क्यूपराइट अयस्क में ताम्र अंश जो है 0.87 से 1.1% के माध्यम मिलता है, ठीक है। 4 तांबा का उत्पादक जो केंद्र निम्न है, जो मैंने आपको बताया, पहला क्या बताया आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये 4 है, ये चारों को आप लोग को याद रखना है। भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों का नाम आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। जो पहला बालाघाट जिला, ये आप लोग को देखिए जो क्या है, जो मध्य प्रदेश में उसको बालाघाट जिला है ना, मालखंड क्षेत्र कहेंगे। दूसरा आपका झुंझुनू जिले का खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, या आपका क्या हो जाएगा, सिन्हभूम घटाशिला, या आपका यानी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा यानी अग्निगुंडला क्षेत्र। ये जो आपका यानी 4 है, ये चारों को आप लोग को अच्छे से याद करना। भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अच्छे से आप लोग इन चीजों को जो है नोट करते चलिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, जो आपके समक्ष में आ गया। आगे देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे MCQ, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन जो है क्षेत्र सूखी संभावित क्षेत्र बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं कि गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ये सूखी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लैगून और पसजल जो पाए जाते हैं बच्चों, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये केरल में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा इनमें कौन सा जो बॉक्साइट से संबंधित नहीं है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का अयस्क जो है क्या है बच्चों, बॉक्साइट है। और ये जो आपको संबंधित नहीं है, तो गया में जो है ये उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिएगा सिंगरेणी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, सिंगरेणी की बात हो रही है बच्चों, तो ये चीज आप लोग बताइए। देखिए सिंगरेणी की अगर बात किया जाए, तो हम लोग जानते हैं सिंगरेणी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और इसका राइट आंसर कोयला हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों 35, जो मैंने अभी आपको जो है MCQ प्रश्न को जो करवाए, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोहे कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहला जो लोहे इस्पात कंपनी स्थापित की गई, तो उसका नाम क्या था बच्चों, है ना, टाटा, है ना, लोहे इस्पात कंपनी था, जिसको टिस्को कहते हैं, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1907 हुआ था। कब हुआ था, 1907 हुआ था बच्चों। ये है टाटा लोहे इस्पात कंपनी, जिसका स्थापना 1907 हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएंगे। और इसे जो है किसे, जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से समझना है। तो बच्चों ये था कुछ आप लोग का 35 क्वेश्चन था, और 6 जो आपका क्या थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप लोग जो है ना, बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है, हर जगह आप लोग शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प मिल पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों से, और जरूर आप लोग शेयर करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग यहीं तक आज की क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।